सभी को नमस्ते। आपके अपने किताबों के चैनल बातें किताबों की में मैं आशमा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो ना तो उपन्यास है ना ही कोई कहानी। वो है बहुत ही प्रसिद्ध नाट्य कृति है जिसके लेखक हैं छायावादी युग के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद जी। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध नाट्यकृति ध्रुव स्वामिनी की चर्चा हम अपने चैनल में मैं करूँगी। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी की अंतिम और श्रेष्ठ नाट्यकृति है। इस नाटक की कथा वस्तु जो है गुप्तकालीन इतिहास से संबंधित है। इस नाटक में प्रसाद जी ने इतिहास सम्मत और वर्तमान काल की समस्या को बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। और दोस्तों, सन 1933 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ और यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। प्रत्येक अंक में मात्र एक ही दृश्य है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही छोटा सा नाटक है और बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। सभी को आसानी से समझ में आ सकता है। संक्षिप्त रूप में अगर इस नाटक की कथावस्तु की अगर मैं बात करूं तो गुप्तकालीन के प्रसिद्ध सम्राट समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त रामगुप्त से अधिक शौर्यवान और प्रतिभाशाली थे, इसीलिए उनके पिता समुद्रगुप्त उन्हें राजा बनाना चाहते थे। परंतु पिता के असामयिक मृत्यु और मंत्री शिखर स्वामी के षड्यंत्र के कारण रामगुप्त सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और अपने बड़े भाई के लिए चंद्रगुप्त अपना सारा वैभव त्याग कर देते हैं। उस समय की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी ध्रुव स्वामिनी के साथ चंद्रगुप्त का विवाह होने वाला था, लेकिन उसके साथ विवाह रामगुप्त का हो जाता है। रामगुप्त भोग विलासी तो था ही, साथ में कायर भी था। उस समय साम्राज्य पर शकों का आक्रमण हो जाता है और कायर होने की वजह से रामगुप्त शकों के राजा शकराज के साथ संधि कर लेता है। उस संधि के अंतर्गत वह अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को दांव पर लगा देता है। रामगुप्त के इस व्यवहार से ध्रुव स्वामिनी टूट जाती है, साथ ही अपने पत्नी होने का स्मरण भी वो रामगुप्त को करवाती है, लेकिन उसकी इस वेदना से रामगुप्त को किंचित भी फर्क नहीं पड़ता। अंततः वह आत्महत्या करने का प्रयास करती है। तभी चंद्रगुप्त स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास करता है। चंद्रगुप्त कहीं ना कहीं ध्रुव स्वामिनी के साथ साथ गुप्त वंश का यश को भी धूमिल होने से बचाना चाहता है। इसीलिए वह स्त्री वेश में ध्रुव स्वामिनी के साथ शकराज के पास जाता है। दोनों की वेशभूषा एक जैसी होने के कारण वास्तविक ध्रुव स्वामिनी को पहचानने में शकराज को कठिनता होती है, लेकिन चंद्रगुप्त अपने वास्तविक रूप में आकर शकराज से युद्ध करके उसे मार गिराता है। इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी की रक्षा चंद्रगुप्त के माध्यम से हो जाती है। स्त्री की अस्मिता को भंग करते हुए सामान्य जनता रामगुप्त का विरोध करती है, साथ ही उसकी हत्या भी कर देती है। पुरोहितों के शास्त्र सम्मति से विधवा ध्रुव स्वामिनी का विवाह चंद्रगुप्त के साथ हो जाता है। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक पूर्णतः ऐतिहासिक है, लेकिन प्रसाद जी ने इसमें कल्पना का रंग भी भरा है। नाटक में भारतीय संस्कृति, देश सेवा एवं नारी जाति का सम्मान की दुहाई दी गई है। कहीं ना कहीं हमें नाटककार बताना चाहते हैं कि समाज के हित के लिए शौर्यवान गुणवान नायक की ज़रूरत है। जो प्रस्तुत यानी प्रासंगिकता भी है
दोस्तों, मुझे नाटक के कथोपकथन यानी डायलॉग बहुत बहुत पसंद आए, खास करके ध्रुव स्वामिनी के। कुछ आपके सम्मुख ज़रूर रखना चाहूँगी। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से कहती है, एक दो कथन ही है। तो पहला कथन है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपनी कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते। ये ध्रुव स्वामिनी का कथन है। दूसरा जो कथन है रामगुप्त से ही है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके। तीसरा जो कथन है, मैं उपहार देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, कहीं ना कहीं ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से स्त्री का जो सम्मान, स्त्री की सम्मान की बात जो जयशंकर प्रसाद जी ने इस नाटक में की है। और साथ ये नाटक स्त्री प्रधानता वाला ही नाटक है। दोस्तों, अब बात आती है पात्रों की। पात्र जो हैं ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, ये इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा भी कुछ पात्र आते हैं, शिखर स्वामी और कोमा, मंदाकिनी। इसके अलावा एक पात्र आता है शकराज। तो पात्रों की संख्या बहुत नहीं है, थोड़ी बहुत ही है। तो शिखर स्वामी जो पात्र हैं, यह एक अमात्य है जो कुकर्मी है, स्वार्थी है। इसी की बदौलत रामगुप्त को सिंहासन प्राप्त हो जाता है। अगर मैं स्त्री पात्रों की बात करूं तो ध्रुव स्वामिनी के अलावा दो और सशक्त पात्र हम देख सकते हैं। एक है मंदाकिनी और दूसरा है कोमा। ये पात्र बहुत ही बेहतरीन दिखाया गया है, मुझे बहुत पसंद आ गया ये पात्र। जिसमें से कोमा हम कह सकते हैं कि ये एक सशक्त नारी पात्र है जो शकराज से प्रेम करती है। यह काल्पनिक पात्र होते हुए भी नाटककार यानी जयशंकर प्रसाद जी ने आदर्श नारी के रूप में इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वह शकराज को यानी कोमा शकराज को सन्मार्ग में लाने का प्रयास करती है। शकराज के द्वारा अपमानित भी होती है, किंतु उसके प्रेम में कोई कमी नहीं दिखाई देती। कोमा का अंत बहुत दुखदाई एवं निंदनीय दिखाया गया है। कोमा का अंत रामगुप्त के सैनिकों के द्वारा हो जाता है। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी मेरे प्रिय लेखकों में से एक हैं, क्योंकि उनके रचनाओं में जिस प्रकार का राष्ट्र प्रेम, स्त्री के प्रति गौरव भाव दिखाई देता है, बहुत ही कम नाटककारों में आप देख सकते हो। जिसके लिए मेरे पास मतलब उनकी जो नाटक में जो पात्र आते हैं, जिसमें जो आदर्श भाव जो दिखाई देता है, उसके लिए मेरे पास कोई वर्णन नहीं कर सकते, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बढ़ते बच्चों के लिए मेरे हिसाब से मैं कहूँगी, बढ़ते बच्चों के लिए जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों को, उनकी कविताओं को ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि उनमें देश प्रेम की भावना जाग सके, विश्व प्रेम की भावना जाग सके। और उनमें जो जैसे कि चंद्रगुप्त का पात्र आप देख सकते हो, चंद्रगुप्त नाटक भी ऐसा ही है दोस्तों कि उसमें भी देश प्रेम दिखाया गया है। स्कंदगुप्त नाटक में भी देश प्रेम दिखाया गया है। ध्रुव स्वामिनी में भी है। ध्रुव स्वामिनी एक प्रकार से स्त्री का चरित्र को प्रधान रूप से दिखाया गया है। तो ये रहा मेरे द्वारा दी गई ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा। आई होप आपको अच्छी लगे। बेहतरीन जयशंकर प्रसाद जी के नाटक बहुत बेहतरीन है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त को भी आप पढ़िए, अगर आपके पास ये किताबें अवेलेबल हैं तो ज़रूर पढ़िए। आशा करती हूँ आपको ये नाटक की समीक्षा अच्छी लगी होगी। अगली किताब के साथ बहुत ही जल्दी हाजिर होंगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।